मैं चर्चा करूंगा वर्ण व्यवस्था पर, वर्ण पर, जाति, उपजाति, गोत्र, प्रवर, कास्ट और जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। तो जहां तक सवाल है कि हमारे सोसाइटी में वर्ण और वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण शब्द कब आया, वर्ण व्यवस्था कब आई, जाति उपजातियां कब आई, गोत्र कैसे हुआ, प्रवर क्या है, कास्ट शब्द कब आया और अंतर्जातीय विवाह को लेकर जो सवाल उठते हैं मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आज से लगभग 35 साल पहले ऋग्वेद की रचना शुरू हुई। तो अगर हम देखते हैं कि 3500 ईयर्स एगो से लेकर के 3000 ईयर्स एगो, तो 35 साल से पहले से लेकर 3000 साल के बीच में, मतलब 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से समाज जो था वो समता मूलक समाज था, सब लोग इक्वल फुटिंग पर थे, कोई समाज में कोई विभेद नहीं था, कोई जातीय भेदभाव नहीं था, कबीलाई समाज था। लेकिन कबीले के रक्षा के लिए, कबीले के सुरक्षा के लिए एक विशेष व्यक्ति और एक विशेष वर्ग का उदय हुआ, जो कुछ विशिष्ट लोग हुए और वो लोग विशिष्ट लोग आगे चल करके वही लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में आते हैं और गोप के रूप में कबीले का हेड आता है, जो कि बाद में वही राजा होता है। तो ये जो विशिष्ट वर्ग है उस समय के जो भी देवता हैं, तो चूंकि लड़ाई की प्रधानता है तो सबसे अधिक सूक्त है इंद्र के नाम पर, 250 सूक्त है। वैसे ही समाज में स्टेबिलिटी नहीं है, घास फूस के मकान होते होंगे, तो लगभग 200 सूक्त है अग्नि के नाम पर। और व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कि व्यवस्था कैसी बने, तो रीत के अवधारक जो है, रीत जो नैतिक नियम है उसके आधारक वरुण है, तो वरुण पर 47 सूक्ताज हैं वरुण पर, तो वरुण ही रीत के अवधारक हैं और वरुण ही देखते हैं कि समाज में वितरण कैसे हो। तो उस समय समाज में उस समय समान वितरण होता है। कोई भी चीज़ आता है, जैसे कि दूसरे कबीले पर लोग आक्रमण किए, वहाँ से गाय आई या वहाँ से जो भी चीज़ आया तो उसका समान वितरण होना चाहिए। लेकिन आगे चल करके यही देखते हैं कि वो समान वितरण से न्यायपूर्वक वितरण के ओर बढ़ रहे हैं। जब वो विशिष्ट वर्ग के जो भी लोग हैं, जो लड़ रहे हैं, जो उसमें योगदान दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा कुछ अधिक हिस्सा चाहिए। और यहीं से एक विशिष्ट वर्ग का उदय हो रहा है जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। लेकिन उस समय कोई वर्ण व्यवस्था नहीं आई है और ऋग्वेद के जो कहा जाता है कि पहला और 10वां मंडल जो बाद में जोड़ा गया है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, तो वहाँ पर 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। याद रखिएगा कि केवल 4 वर्णों का नाम है, वर्ण व्यवस्था नहीं आई है, कोई वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं आया है। तो वर्ण शब्द की जानकारी उस समय मिलती है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ये कई बार IAS से लेकर के CGL में कई एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। और ऋग्वेद में एक लाइन भी है कि एक ही परिवार में वैद्य हैं, आटा पीसने वाले हैं, तो कई प्रोफेशन के लोग हैं। इस सेंटेंस को उठा करके रख दिया, IAS में क्वेश्चन था बहुत पहले। और जो वर्ण व्यवस्था शब्द है, तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है ज्वालोपनिषद में, वर्णाश्रम व्यवस्था की जानकारी, वर्णाश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये जो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है ज्वालोपनिषद में, ज्वालोपनिषद। तो जो उपनिषद है, ऐसे तो उपनिषद जो है वो मेटाफिजिकल सारे समस्याओं का समाधान है उसमें, और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को अधिक करता है। उप का अर्थ समीप होता है, नी का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक, और सद के 4 अर्थ होते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, अविद्या का नाश करना, तजन दुखादि को शिथिल करना और गुरु के पास बैठना। तो बैठ करके ज्ञान अर्जन जो किया जाता है गुरु के समीप, इसका अर्थ है उपनिषद से। उपनिषद में सारी चीज़ों का वर्णन है। अब आते हैं कि जाति जो है, तो मान लीजिए कि यही जो चीज़ है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के समय ये है कि एक ही परिवार कोई व्यक्ति अगर चाहे तो दूसरे वर्ण के काम को अपना सकता है। लेकिन इसी में एक और रिजिडिटी भी आ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी इस बात की कि आप किसी भी काम को अपना सकते हैं, और दूसरा रिजिडिटी कि काम करने से आपके वर्ण में चेंज नहीं होगा, तो यहीं पर जाति शब्द शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर काम करने से दूसरे किसी काम को अपना लिए तो हमारी जाति में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारी जाति वहीं रह गई। तो यहाँ से हमारा वर्ण वहीं रह गया, हमारी जाति वहीं रह गई, तो वहाँ से जाति व्यवस्था शुरू हो रही है और ये थोड़ी बात की व्यवस्था हुई।
अब इसमें स्थान के अनुसार भी, जगह के अनुसार, अपने ओरिजिन के अनुसार, इसमें कई रूप में जातियों का प्रादुर्भाव देखते हैं अपने ऑक्यूपेशन के अनुसार। जैसे पढ़ाई लिखाई में ही जिन्होंने 2 वेद पर जिन्होंने कमांड किया द्विवेदी हो गए, 3 वेद वाले त्रिवेदी हो गए, 4 वेद वाले चतुर्वेदी हो गए। जो लोग प्रोफेशनल रूप से पढ़ाने का काम करते थे वो लोग उपाध्याय हो गए। अगर उपाध्याय के शिष्य ही उपाध्याय हो गए तो जो ऊपर वाले हैं वो महोपाध्याय हो गए। और अगर तीसरे जनरेशन में वो पहुंच गए, मान लीजिए कि उपाध्याय के शिष्य उपाध्याय हो गए, उपाध्याय के शिष्य उपाध्याय हो गए, तो जो थर्ड जो ग्रैंड जनरेशन के लोग हैं वो महामहोपाध्याय हो गए। तो महोपाध्याय, महामहोपाध्याय, उपाध्याय, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो इस ढंग का जो विवरण मिलता है। तो ब्राह्मणों के भीतर भी और देखते हैं कई उपजाति जानकारी मिलती है। इसी ढंग से मान लीजिए कि जैसे कि देखते हैं कि हम शुरू में जमीन के जो भी व्यवस्था थी इसके लिए कर्णिक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। सुप्रिया ताम्रपत्र में कायस्थ शब्द की जानकारी मिलती है जो लेखापाल का ये सब विवरण सब रखते हैं सुप्रिया ताम्रपत्र में। तो सुप्रिया ताम्रपत्र जो है वह है गुप्त काल का चीज़ है। ये हुआ मान लीजिए कि 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी का चीज़ हुआ, गुप्त काल का चीज़ हुआ। लेकिन 10th सेंचुरी तक आते आते ओशनम स्मृति में कायस्थ जाति की जानकारी मिल जाती है। इसी ढंग से हम देखते हैं कि जो गोत्र शब्द है, तो जो गोत्र है, गोत्र का मतलब होता है कि एक आश्रम में रहने वाले लोग, एक आश्रम का मतलब आश्रम में वहाँ स्टूडेंट भी रहते थे, वहाँ ज्ञान अर्जन होता था, वहाँ गौ की सेवा होती थी। तो गायों की सेवा में गायों का गोबर जो एक जगह जमा होता था तो गोष्ठ शब्द से गोत्र हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोत्र के लोग जैसे कि पराशर हुआ, भारद्वाज हुआ, भृगु हुआ, इसी ढंग से वशिष्ठ हुआ, तो ये गोत्र के लोग हुए, गर्ग हुआ, गौतम हुआ, सांडिल्य हुआ, तो ये सारे गोत्र हो गए। वैसे ही प्रवर शब्द आता है, जैसे कि मान लीजिए कि ओरिजिन के अनुसार, जगह के अनुसार, जैसे ब्राह्मणों में 5 प्रवर है। तो जो सरस्वती के किनारे रह रहे हैं लोग सारस्वत कहलाए, जो बंगाल में रह रहे हैं वो लोग गौड़ कहलाए, जो सरजू के पास लोग हैं सरजूपारी कहलाए, जो कन्नौज में लोग हैं वो कानिकुब्ज कहलाए। और कृष्ण के पौत्र को लेप्रोसी हुआ था तो इसमें सूर्योपासना की आवश्यकता थी। तो इंडिया में सूर्य का उपासना यहाँ जो लोग करते हैं उससे अधिक लोग करते थे फारस के लोग, ईरान के लोग। तो वहाँ से जो भी ब्राह्मण समाज के लोग आए, शक देश से जो ब्राह्मण समाज के लोग आए तो लोग शाकद्वीपी कहलाए। तो हम देखिएगा कि मनुस्मृति में जो शाकद्वीपी चूँकि बाहर से आए थे, अब मनुस्मृति में बाहर से आने वाले, चूँकि मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में है, और शुंग काल में इन चीज़ों का काफ़ी विरोध किया गया। जो बाहर से लोग आए उनको उचित स्थान नहीं दिया गया। इसीलिए चाहे वो उस समय के बाहरी जो भी आक्रांता हों, चाहे वो आपको हून हो, चाहे वो बाद में आने वाले और भी कई जातियां हैं, हून है, चाहे कुषाण भी मध्य एशिया से आ रहे हैं, यूसी जनजाति के लोग बाहर से आ रहे हैं, ब्राह्मणों में जो शक देश से जो ब्राह्मण आ रहे हैं, तो ये सारे जो लोग हैं तो इन लोगों को मतलब कहिए कि शक देश से आने वाले को शाकद्वीपी कहा गया। ऐसे जो कास्ट वर्ड है, ये कास्ट वर्ड पुर्तगाली को दे दिया गया है। तो कास्ट ही नहीं बल्कि पुर्तगाली ने हमारे यहाँ टोबैको भी दिया, कास्ट भी दिया, आपको बीमारी भी दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस भी दिया। इसके बाद से पुर्तगालियों ने आलू भी पुर्तगालियों के आने के बाद से आया हुआ है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये तो मान लीजिए कि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की चीज़ है। तो इस ढंग से हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है, मान लीजिए कि शादियों में भी कि सगोत्र विवाह नहीं होगा, और खास करके हमारे परंपरा में अभी भी अपने जाति में विवाह करने की बात होती है। तो पहले सगोत्र कि मतलब एक गोत्र, मदर के ओर से 7 डिग्री इतने डिग्री तक, फादर के ओर से इतने डिग्री तक। मनुस्मृति में ऐसा व्यवस्था है कि क्लोज रिलेशन में शादी नहीं होगा, क्लोज रिलेशन में शादी नहीं होगी, साथ साथ अपने गोत्र में शादी नहीं होगी, क्योंकि ये गोत्र का संबंध गोष्ठ है, एक आश्रम से है। तो इसमें कहीं ना कहीं नज़दीकी झलकता है। तो नज़दीकी झलकने का मतलब कि वो लोग जेनेटिकली कहीं ना कहीं एक जगह से आ रहे हैं, तो वैसे उसमें वर्जित किया गया। वर्जित से लेके आ गया कि जो भी इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो कम से कम उसको दूर किया जा सके। इसलिए एक गोत्र के लोग शादी करेंगे तो जेनेटिक बीमारियां किसी न किसी रूप में आगे चलती चली जाएगी। जैसे कि देखते हैं कि आज भी देखिए
कि हमारे यहाँ जो कॉन्जेनिटल डिजीज है, जो कि जन्मजात जो बीमारियाँ होती है, कई देखिए कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से, तो वहाँ से काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी बेलौर में, कभी मैक्स में। ये लोग आते हैं इसलिए कि कॉन्जेनिटल डिजीज वहाँ क्लोज रिलेशन में शादी होती है, एक ही परिवार में शादी हो गई, भाई बहन नजदीकी में ही शादी हो गई, तो इससे होता है कॉन्जेनिटल डिजीज होता है। तो हमारे यहाँ सगोत्र विवाह को वर्जित किया गया, और जाति व्यवस्था से बाहर को भी हमारा जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो जाति व्यवस्था से बाहर का परमिशन नहीं देता है। इसके पीछे हो सकता है कि वो सोच होगी कि चूंकि हमारे यहाँ जाति एक शब्द जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है कि इस प्रोफेशन के लोग, रहने वाले लोग इस जाति में शादी करेंगे। अब मान लीजिए कोई वाइल्ड ड्रेसिंग का काम करता है, कोई तैलिक समाज का आदमी है, तो उसके घर के लोग उस प्रोफेशन को समझते हैं। एक परिवार लड़की दूसरे परिवार में गई, दूसरे परिवार इस परिवार में आई, तो उस अपने जाति के भीतर रहने से एक उनका ताना बाना, अपना तालमेल, अपना उनका जो नॉलेज होता है हर प्रोफेशन में वो चीज़ें रखती है। तो जाति के अंदर रहने को जोड़ दिया गया, लेकिन गोत्र से बाहर की ही बात हुई जब सामाजिक संबंध की बात हुई। तो वर्ण व्यवस्था जहाँ है, यहाँ पर देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अधिक है। इसी के अगर मान लीजिए कि आज के कंटेक्स्ट में विचार करें तो ये देखते हैं कि वो सारे लोग जो कि किसी न किसी रूप में ज्ञान के अर्जन से लगे हुए हैं और ज्ञान के अर्जन और ज्ञान को पठन करने में लगे हुए हैं, सारे लोग ही पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। वो एक ढंग से मान लीजिए कि ब्राह्मण गोत्र के लोग, ब्राह्मण वर्ण के लोग हो गए, क्योंकि सारे वर्ण के लोग हैं उसमें जो सारे जो भी लोग ज्ञान देने में लगे हुए उसको आप ब्राह्मण मान सकते हैं। इसी ढंग से जो मान लीजिए कि हमारे सैनिक वर्ग के लोग हैं जो कि देश के रक्षा में लगे हुए हैं, सभी को क्षत्रिय कर सकते हैं। इसी ढंग से चाहे वो नौकरी कोई भी हो, ये ग्राम सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक, जिला सेवक तक जो भी नौकरी हो, सबको हम शूद्र में रख सकते हैं। इसी ढंग से हमारे समाज में जो भी प्रोडक्शन में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो उत्पादन में लगे हुए हैं, उसको बिजनेस कमेटी से रख सकते हैं, वैसे में रख सकते हैं। तो डिवीजन वास्तव में इस ढंग का है, जहाँ की समय के साथ खास करके गुप्त काल में और उसके आगे पीछे आकर के जो एक रिजिडिटी दे दिया गया कि नहीं, अब ये तुम्हारा जाति, ये तुम्हारा फिक्स कर दिया कि तुम इसी जाति में हो, तुम बाहर जाए कोई प्रोफेशन अपना सकते हो, तो वहाँ से जाति का ओरिजिन हो जाता है, उसके पहले भी बाद में भी। तो जातियाँ इस रूप में आई है। तो जाति, उपजाति, गोत्र, प्रवर, कास्ट, वर्ण, वर्ण व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह आप ठीक से समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।